नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित अग्रवाल। मैं आपको संडे क्लासेस पढ़ाऊँगा आज से, और मेरी आशा है कि मेरी ये पढ़ाने की कोशिश आप लोगों को आपके बहुत काम आने वाली है, और आप इसको ध्यान से पढ़ें। एक नोटबुक और एक पेन लेके आप बैठिए, क्योंकि जो कंटेंट मैं आपको मुंह से बोलूँगा वो तो आपके लिए रहेगा यूजफुल, लेकिन जो आप उस चीज़ को आप अगर नोट नहीं करते तो आपको ये वीडियो बार बार रिपीट मोड पे देखना पड़ेगा, और उसकी वजह से ये कि आपके नोट्स बनाने में भी आपको दिक्कत रह सकती है, और आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि सर ने लिखवाया नहीं, सर ने ये चीज़ बताई नहीं। आपको सब चीज़ बताई जाएगी यहाँ पे, लेकिन आपको अपने पास उस कंटेंट को पहले नोट तो करना पड़ेगा। इसलिए कॉपी और पेन लेके बैठने की कोशिश करें, जिससे कि आप लिख सकें, क्योंकि मैं बहुत से टॉपिक आपको मुंह से बोल के बताऊंगा, बोर्ड पे लिख के दिखाऊंगा, लेकिन अपनी ओर से आपका प्रयास होना चाहिए उस कंटेंट को लें। और मैं आपका समय ज़्यादा खराब करते हुए अकाउंटेंट एक्सपर्ट कोर्स क्लासेस 1 में आपका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग की, क्योंकि हमारे अकाउंटिंग से ही कॉन्सेप्ट जो है वो शेड्यूल स्टार्ट होता है। तो देखिए कि अकाउंटिंग जो करने की जो शुरुआत हुई थी, सबसे पहले वो इसका पर्पज क्या था कि सरकार को कहीं ना कहीं उनके जो है आपको इन्फॉर्मेशन देना कि आप उनके लिए क्या टैक्स जमा कर रहे हैं और कितना टैक्स आपके पास से आ रहा है, तो गवर्नमेंट इसके लिए कलेक्शन लेती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अकाउंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, और अकाउंट से पहले सबसे पहले बात करेंगे छोटा सा पॉइंट कि सबसे पहले सिस्टम क्या होता था, उसके बाद क्या शुरू होते गया। तो सबसे पहले स्टार्टिंग सिस्टम था, आप शायद जानते होंगे, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम मैं लिख देता हूँ आप लोगों की कन्वीनियंट के लिए, BARTER। बार्टर। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि आपके पास अगर राइस है और किसी और के पास वीट है, अनाज गेहूं, तो आप उससे एक्सचेंज कर लेते थे। और ये बहुत इजी था उस टाइम पे कि हाँ, आपने राइस को वीट से, या फिर बाजरे, चावल है, राइस, कुछ भी चीज़ जो मिस्टर ए को मिस्टर बी से चाहिए, राम को श्याम से चाहिए, मोहन को, जो भी एक्स वाई है, तो था आसान। पर इसमें आप कहोगे साहब आसान था तो फिर मुद्रा का चलन क्यों हुआ? तो मुद्रा का चलन होने की पीछे वजह है कि मुद्रा जो थी वह चलन में इसलिए आई क्योंकि बार्टर सिस्टम में अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी थी। बुराइयाँ क्या थी उसके बारे में बात करते हैं कि बार्टर सिस्टम में सबसे बड़ी बुराई ये थी कि आपको उस पर्सन को ढूंढना जो पर्सन आपकी जो चीज़ आपको चाहिए वो उसके पास हो। जैसे कि जो वीट वाले बंदे हैं, इनको चाहिए था राइस, और राइस वाले को वीट चाहिए था। ये लोग तो मिल गए, तो हम ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे कि मिस्टर ए और यहाँ मिस्टर बी। तो मिस्टर ए को मिस्टर बी से वीट का हो गया। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मिस्टर सी आए या मिस्टर डी आए, उनको राइस लेके आए, पर उनको बदले में वीट नहीं चाहिए। वीट नहीं मतलब आटा, या मतलब क्या हो, गेहूं नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए भाई? तो फिर वो बोला कि मुझे तो बदले में इसके बाजरा चाहिए। अब जो बंदा दूसरा वाला बंदा है वो बोला मेरे पास तो बाजरा नहीं है, मैं तो अनाज में गेहूं लेके चल रहा हूँ, मक्का है मक्का लेके चल रहा हूँ, बोला मुझे तो बाजरा चाहिए। अब वो कहाँ जाएगा? वो भी नहीं। अब आप लोगों को का एक सवाल आएगा कि सर इसमें ये भी तो हो सकता है ना कि एक दुकान पे जॉब चलती है जैसे,
सब उस बंदे के पास सब जाके अपना सामान रख दें कि मुझे ये चीज़ चाहिए और ये चीज़ हमारी आप आगे दे दीजिए, तो ठीक है, अच्छी बात है। पर इसमें भी दिक्कत आएगी अगर एक टाइम पे सब लोगों ने कहा चलो हमको राइस खाना है, सब उसकी दुकान पे पहुंचेंगे और जाके उसके पास से राइस ही लेते जाएंगे, बदले में क्या दे रहे हैं जो उनके पास है, और दुकानदार को वो चाहिए नहीं चाहिए इससे कोई मतलब ही नहीं है। अब उसके पास अगर 10 राइस के कट्टे हिंदी भाषा में और कहें बोरे और या कहें पाउच या पैकेट जो भी रहे, वो उसने थे स्टॉक में, उसने लेके दे दिए, लेकिन क्या वो आगे पहुंचे सबके पास? नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आए, माना 10 थे, 10 बैग लोग आए, वो ले गए मांग के, अपना सामान दे गए, कोई बाजा दे गया, कोई चावल की जगह कुछ भी दे गए। अब उसके पास और लोग आए, राइस दो भाई, आज तो राइस खाने हैं। राइस कहाँ से खाएगा भैया वो? उसके पास तो एक लिमिटेड थी। यानी कि आपने ये बात समझ में आई कि उसके पास बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी ड्रॉबैक जो था बार्टर सिस्टम का, वो यही था कि आप कहीं ना कहीं इस बात में फंस जाते थे कि मुझे वो पर्टिकुलर पर्सन चाहिए। आप कहोगे साहब कमीशन एजेंट का काम भी तो यही होता है कि मिस्टर ए को बी से मिलाना, जिससे कि वो एक दूसरे से चीज़ एक्सचेंज कर लेते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, पर ये भी समस्या थी कि इतने कहाँ कहाँ से लाओगे कमीशन एजेंट? आप कहोगे सर सभ्यता हमारी विकसित थी, सभ्यता बिल्कुल विकसित थी, पर ये बार्टर सिस्टम की जो कमियाँ थी, हिंदी में कह सकते हैं लेन देन। लेन देन में ये कि जो देने वाला जो है चावल लेके बैठा हुआ है और खरीदने वाला अगर बाजार लेके बैठा हुआ है तो फिर दिक्कत आएगी। तो इसके लिए क्या हुआ कि मुद्रा का चलन हुआ। मुद्रा मतलब मनी, और सबसे जो एक्सपेंसिव, सबसे महंगी मुद्रा वो क्या होती है? गोल्ड। गोल्ड जो है सबसे बड़ा अच्छा महंगा मेटल है उस टाइम का, जो तो सबसे पहले गोल्ड के कॉइन शुरू हुए। और आप इस बात को जानते हो कि गोल्ड जो है उसका लेन देन हुआ और बहुत अच्छे से लोगों ने इसको यूज किया, क्योंकि गोल्ड से भी आज भी अगर देखा जाए तो डॉलर से पहले गोल्ड में ही लेन देन होता था। और पर ये कि अब डॉलर चल रहा है, लेकिन उस टाइम पे गोल्ड चलता था, गोल्ड से ही बदले में लोग लेन देन करते थे। बस यहाँ पे टॉपिक इतना ही है कि बार्टर सिस्टम को आगे हम उससे क्यों बढ़े, हमारे मुद्रा हम क्यों लेके आए, कॉइन कैसे आए, इस तरह से। बाद में गोल्ड के बाद कॉपर के कॉइन चले, ब्रास के, तमाम तरह के कॉइन चले, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा पहला पॉइंट पूरा होता है। इसके बाद हम कहते हैं कि हमको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आप कहोगे सर बुक्स ऑफ अकाउंट, हाँ अकाउंट्स की बात ही कर रहे हैं, अकाउंट्स बनाने की आवश्यकता यानी कि नीड क्यों पड़ी, इसकी नीड थी क्यों? तो भाई नीड इसकी इसलिए थी कि आप हो, आपने कहा कि मैंने अपने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए। मैं जरा इसको साफ कर देता हूँ। ये ऐसे साफ, ठीक। आपने कहा मैंने अपने बिजनेस में 1 लाख लगा दिए, ठीक है, बिजनेस स्टार्टेड। लेकिन इससे हमने आफ्टर वन ईयर हमने देखा इससे क्या क्या प्रॉफिट आया। आपने कहा मेरे पास पहले 1 लाख रुपए लगाए थे, तो 1 लाख के मेरे पास तो 150 होने चाहिए, आपकी उम्मीद थी 150 होने चाहिए, पर क्या है, क्योंकि आपने कोई हिसाब किताब रखा ही नहीं, आपने कुछ हिसाब किताब रखा नहीं, आपने किसी चीज़ को नोट नहीं किया, तो इसकी वजह से आपको मालूम ही नहीं है। आपने कहा पता नहीं कितना आया था, क्या खरीदा, बस यही सामान है मेरे पास। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आपको समस्या इस बात की आई कि कैसे हम समझें कि हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। आप इस बात को समझ रहे हैं कि अकाउंट की नीड क्यों पड़ती है। फर्स्ट
ऑफ ऑल, हमारे लिए, हमारी जानकारी के लिए, कि हम अपने बिजनेस को जैसे भी कर रहे हैं, उस बिजनेस को हम जितने उसमें प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्या उसमें हमको आउटपुट आ रहा है। क्योंकि अब जानते हो बिजनेस का मतलब क्या होता है। व्यापार का मतलब है, व्यापार करने का मतलब सबसे बड़ा है कि आपने कोई व्यापार शुरू कर रहे हो तो उससे प्रॉफिट करेगा। जैसे आदमी कोई भी आ जाता है जॉब करने के लिए, नौकरी करने जाता है, तो वहाँ पे वो पैसे मिले इसकी कोशिश करता है और वो पैसे के लिए काम करता है, और आफ्टर द मंथ ऑफ जॉब वो अपनी सैलरी चाहता है। तो कहीं ना कहीं आपका उसमें रहता है ना स्टार्टिंग में कि मुझे सैलरी 20,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, 2 लाख, 50 लाख, अनलिमिटेड, जो भी एज पर क्वालिफिकेशन और रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय। उसमें हम समझ सकते हैं कि हर किसी को सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है किसी भी काम को करने का, यानी कि मुझे अर्निंग क्या मिल रही है। तो उसको अर्निंग के नाम पे क्या मिल रहा है उसको जब नहीं पता, जैसे सैलरीड एम्प्लॉय को पता है कि मुझे भाई साल का पैकेज बनने का हो गया 15 लाख का, 15 लाख यानी कि 15 लाख। देखिए सभी लोग हिंदी भाषी या इंग्लिश भाषी जो भी हो, कोशिश करना कैच करने की। अगर किसी को समस्या आए तो मुझसे आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी आप लोगों को पूरी जानकारी देने की। अब जो सैलरी वाले को तो पता है कि मेरा 15 लाख का 15 लाख का पैकेज है, साल में इतने पैसे मिलेंगे, हर महीने मुझे सैलरी मिल जाएगी। लेकिन जो वो है यानी कि 1 मंथ के बाद 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। लेकिन जो एक व्यापारी है, बिजनेसमैन है, उसने उसमें लगाए 1 लाख रुपये, और वो सोचता है कि मुझे 1 मंथ बाद उसमें से 20,000 मिल जाएंगे। तो ये पॉसिबल नहीं है। आप कहोगे सर 1 लाख में कोई बिजनेस शुरू होता ही नहीं है। आपकी बात सही है, पर छोटे मोटे बिजनेस की हम बात कर लेते हैं, फिर बड़े की बात करेंगे। अगर 1 लाख रुपए लगा के किसी ने 1 साल के बाद सोचा कि मैं साल में कम से कम 20% का मार्जिन लेके हो जाएगा, तो मेरे साल में प्रॉफिट मेरा हो जाना चाहिए। तो ये चीज़ वो सोच रहा है, पर इस चीज़ को वो कब समझ में आएगा, जब वो अपने पास कहीं ना कहीं उसने उसको नोट कर रखा होगा। नोट से मतलब क्या हुआ आपका भाई? नोट से मतलब ये हुआ उसने अपने पास बुक्स मेंटेन कर रखी होगी। अब कहोगे सर बुक्स मेंटेन कैसे करें? बुक्स मेंटेन करने के अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यानी कि पहली हमारी जानकारी रही है कि हमको जो बुक्स लिखनी है, एक लिखनी है अपनी इंफॉर्मेशन के लिए कि हमने साल भर में क्या कमाया। पॉइंट नंबर 2 किसके लिए? पॉइंट 2 किसके लिए भाई? सरकार के लिए, गवर्नमेंट जो आपसे टैक्स मांगती है कि भाई आपने जो व्यापार किया हमको टैक्स भी दे दो। इनकम टैक्स है और जीएसटी तो है ही। तो जाहिर सी बात है, अगर आप पे कोई टैक्स नहीं बन रहा, जीएसटी की अभी बात नहीं करते क्योंकि जीएसटी का कॉन्सेप्ट आपको अकाउंट के बाद इनकम टैक्स पे जीएसटी पढ़ाया जाएगा, तो इसलिए पहले अकाउंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि अकाउंट बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो अच्छे समझ में आ जाएगा, तब जीएसटी वगैरह आप आराम से इजीली कैच करते पाएंगे और कोई परेशानी नहीं आएगी इसमें। तो आपने कहा कि सरकार के लिए, तो सरकार इनकम टैक्स मांग रही है। आप कहोगे कि मेरी तो इनकम है ही नहीं, मेरी इनकम तो 2.5 लाख के अंदर है। बिल्कुल सही बात है, पर कौन बताएगा? आप ही बताओगे ना। कैसे? भाई खाते लिख के अकाउंट लिख लो भाई, अपने अकाउंट लिख लीजिए। यानी कि ये क्लियर हो गया कि हम बुक्स मेंटेन क्यों करते हैं। 2 पर्पज, एक अपनी नॉलेज के लिए और दूसरी एक अपनी जानकारी के लिए और दूसरा सरकार की जानकारी। ठीक है। अब अगली बात, मेरा पॉइंट नंबर मैंने 3 लिखा हुआ है कि हम कौन कौन सी बुक्स मेंटेन करते हैं। थोड़ा सा पॉइंट नोट कर लीजिए। मैंने पॉइंट लिखा है अपने पास कि कौन कौन सी हमें अकाउंट्स करने के लिए बुक्स बनानी पड़ती हैं। और वैसे तो आजकल सॉफ्टवेयर में सारी अकाउंट्स होती है, पर सॉफ्टवेयर में भी आपको सॉफ्टवेयर के अंदर सेल्स रजिस्टर हो गया, परचेज रजिस्टर है, कैश बुक है, बैंक रजिस्टर है, जनरल रजिस्टर है, और कुछ जगह डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और भी अदर दूसरी बुक्स भी होती हैं, है ना, अदर बुक्स होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा ये जो कितनी बुक्स हो गई, सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, कैश बुक, बैंक बुक, जनरल रजिस्टर।
5 आपने ये मैंने नोट करा दिया। बाकी आपका डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का भी कुछ लोग अलग से मेंटेन करते हैं। तो ये तो हमारे रजिस्टर हो गए जिनको हम करते हैं। आप ये रजिस्टर का मतलब है इन योर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये मत समझना कि मैं कहूँगा आपसे हाथ के खाते, क्योंकि हाथ के खाते जब से जीएसटी आया तब से वो इरेलेवेंट हो गए, काम के नहीं रहे। आप समझ सकते हैं कि जब से जीएसटी आया है 1 जुलाई 2017 से, तब से किसी भी काम के नहीं रहे। आपको अल्टीमेटली कंप्यूटर पे ही जाना पड़ा। मानता हूँ कुछ लोग कर रहे होंगे, कुछ लोग हाथ के अकाउंट्स कर रहे होंगे, मैं उनके लिए कोई बुरा नहीं कहता, अच्छी बात है। और पहले हमारे यहाँ हाथ के अकाउंट ही लिखे जाते थे, लेकिन अब चूंकि आप जानते हैं लगातार अब एआई का ज़माना आ गया है। तो एआई के ज़माने में आप जैसे समझ सकते हो कि काफ़ी सारी चीज़ एडवांस आई है। लेकिन अगर आपको अकाउंट्स की नॉलेज नहीं होगी तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर लगा लीजिए, उसका अगर आपने उसमें कुछ चीज़ आपने डेटा डाला और डेटा का आउटपुट निकल के आया, आपने उसे चेक नहीं किया, तो हो सकता है वो बैंक से पैसा निकाला तो वो उसमें एंट्री गलत पास हो जाए, हो सकता है ना। तो एआई भी एक हम एआई डेवलप हो रहा है और परफेक्ट तो अब वो भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है आपको डेटा तो ढंग से मेंटेन करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर भी का एक फंक्शन शायद आपको मालूम हो, सुना होगा, GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। यानी कि आपने अगर कंप्यूटर में गार्बेज यानी इनपुट गलत भरोगे, कंप्यूटर से आउटपुट भी गलत आएगा। जैसे आप देखते हो टाइपिंग करते वक्त, टाइपिंग करते समय आप जब टाइपिंग आपको लिखना है अमित, AMIT अमित लिखोगे, आपने ए की जगह एस दबा दिया तो नाम नहीं आएगा, SMIT आएगा। आप कहोगे तो गलत हो गया। यानी कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, तो यानी कि सही जानकारी कंप्यूटर में डालोगे तभी कंप्यूटर सही जानकारी देगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि हमने कहा कि हमारे पास कौन कौन सी बुक्स मेंटेन हमें करनी है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कौन कौन से वाउचर मेंटेन होंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर है वो भी वाउचर के थ्रू ही अकाउंटिंग में एंट्री आती है। तो भाई सबसे पहला देखो यहाँ पे सेल्स रजिस्टर था, तो यहाँ पे सेल्स इनवॉइस। ठीक है, अच्छा अगला लिखो पॉइंट वाउचर में परचेज इनवॉइस एंड परचेज ऑर्डर। अब परचेज ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। परचेज इनवॉइस तो आपको क्लियर होगा, बहुत बेसिक है। 8 साइड के बच्चे भी इसको कंफर्टेबली सीख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास मैंने अपने स्टार्टिंग में कहा था साइंस के बच्चे, कॉमर्स के बच्चे और 8 साइड के बच्चे एक साथ वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम 0 लेवल से लेकर टॉप लेवल तक की नॉलेज आपको देने की कोशिश करेंगे। तो आप इसमें कंफर्टेबल रहिए। तो मैंने बताया आपको सेल्स इनवॉइस, परचेज इनवॉइस, परचेज ऑर्डर, कैश वाउचर, बैंक वाउचर, और बैंक वाउचर के अलावा एक होता है चेक काउंटर्स। चेक काउंटर से सब लोग कंफर्टेबल नहीं होंगे कि क्या होता है चेक काउंटर। अगर आपको किसी ने चेक बुक यूज की हो तो आप देखते होंगे चेक बुक के सबसे शुरुआत में या एंड में वाइट रंग के कुछ पेज खाली स्लिप लगी होती हैं जिसमें कि लिखा होता है कि डेट और पर्टिकुलर वगैरह। वो एक होता है मेमोरेंडम टाइप में कि आपको अपनी मेमोरी के लिए अपनी जानकारी को उसमें लिखना है। तो आप उसमें क्या करोगे, आप लेके उसके अंदर उस चीज़ को मेंशन कर दे जाते हो कि मैंने ये फला चेक मिस्टर ए को दिया, फला चेक मिस्टर श्याम को दिया, फला चेक मिस्टर मोहन को दिया, इस तरह से आप लिखते हो। और जब आपका अकाउंटेंट उस चीज़ को अपने पास अकाउंटिंग में करते वक्त उसको आपसे पूछने की नीड नहीं पड़ती कि सर ये चीज़ आपने ये मिस्टर राम का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, रामन कंपनी हो गई, उसको दिया होगा, या फिर कोई और कंपनी हुई, या मिस्टर राम कोई पर्सनल व्यक्ति हुए, यानी कि उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस का खर्चा दिया। तो अकाउंटेंट उस चीज़ को देख लेगा और जो चीज़ उसके लिए थोड़ा सा अलग होगा वो पूछेगा सर आपने नाम तो लिखा है पर ये बंदा समझ में नहीं आ रहा कौन है। तो उसमें क्या रहेगा आपका कि ये चीज़ आपने पूछी तो आपके जो ऑनर है, मालिक, उसने बता दिया भाई ये वाला इससे मैंने ये काम कराया था। अब वो वाला काम अगर आपके बिजनेस से, व्यापार से संबंधित है तो वो एंट्री में जाएगा। अगर वो अपने पर्सनल यूज में उससे काम कराया होगा तो वो फिर उसके पर्सनल आप उसे विड्रॉल में मानेंगे, यानी कि उसने ड्राइंग यानी कि पैसा निकाला अपने काम के लिए व्यापार से। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। बैंक वाउचर हो गए, फिर जनरल वाउचर, एक तो जनरल वाउचर हो गए, एक जनरल के इनवॉइस, ठीक है, जनरल वाउचर हो गए और इनवॉइस। आगे बढ़े डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। वहाँ पे डेबिट नोट क्रेडिट नोट के मैंने कहा था कि रजिस्टर, यहाँ पे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के ये हो गया वाउचर, ठीक है। तो वाउचर्स में ये सब रहे, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। सेल्स रजिस्टर, फिर परचेज इनवॉइस, परचेज ऑर्डर, फिर उसके बाद आपका कैश वाउचर, बैंक वाउचर के साथ मैंने बताया आपको चेक काउंटर्स, फिर मैंने बताया आपको जनरल वाउचर और जनरल इनवॉइस, और फिर आपके डेबिट नोट और फिर क्रेडिट नोट, ठीक है। कि आगे बढ़ते हैं कि हमको और क्या चाहिए जो हमें अकाउंट मेंटेन करने के लिए और बुक्स को फाइनलाइज करने के लिए चीज़ें चाहिए। तो इसमें है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इंपोर्ट चार्ट, एक्सपोर्ट चार्ट, इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन, एसेट्स रजिस्टर, ट्रायल बैलेंस, टीडीएस एंड टीसीएस चार्ट, अनसिक्योर्ड लोन डिटेल्स, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एटसेट्रा। और भी रहते हैं बहुत सारे, क्योंकि सारे पॉइंट्स हो सकता है मेरी नहीं आपको मतलब दिमाग में मेरे इस समय बताने में आ रहे हैं। जितने भी मैंने पॉइंट नोट डाउन कर रखे हैं अपने पास, जिससे कि मैं आपको इजीली बता सकूं, वो मैंने किया हुआ है। मैं आगे बढ़ता हूँ। जो भी डाउट्स हो आप मेरे से जब भी आपको कोई इसमें कोई डाउट्स लगे जिन पॉइंट्स में, आप कमेंट में डाल सकते हैं। और असभ्य भाषा अपनी जो जिसको कहनी है वो कहेगा, वो उसी के लिए है, मेरे लिए नहीं है। क्योंकि जब तक आपने कोई चीज़ मुझे अच्छी चीज़ दोगे, अच्छी चीज़ मेरे को समझ में आएगी तो लगेगा ठीक है। आप अगर ख़राब चीज़ें बोलोगे, उल्टा सीधा बोलोगे, वो आपके लिए, मेरे लिए कुछ नहीं है, ठीक है ना। मेरा काम तो आपको सिखाना है, और आपको ख़राब चीज़ें बोलनी है तो वो आपके लिए ये, मेरे लिए कुछ नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा जो इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है, और शायद आप लोगों ने फेस इंटरव्यू किया हो तो किसी ने तो कि कहते हैं कि सबसे पहली एंट्री आप अकाउंट्स में क्या करते हैं। सबसे पहली एंट्री व्यापार में क्या करोगे। आप कहोगे सर पहली एंट्री कौन सी होती है। एंट्री तो कुछ होती नहीं सर, पहली एंट्री कौन सी, एंट्री तो सब होंगी भाई। एंट्री तो होगी, कौन सी एंट्री पहली होगी। जरा थोड़ा सा दिमाग पे कोशिश कीजिए समझने की कि पहली एंट्री किस चीज़ की होगी। पहली एंट्री का मतलब ये कि व्यापार शुरू हमने किया तो हमने किस एंट्री से व्यापार शुरू किया। आप कहोगे सर ये तो बता दीजिए। भाई बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। देखिए सबसे पहले आपको अगर एक सॉफ्टवेयर है, मैं किसी सॉफ्टवेयर को मैं प्रमोट नहीं करना चाहता, लेकिन उसमें सॉफ्टवेयर के अंदर खास तौर से दो खाते, कैश इन हैंड और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस को कैश इन हैंड ही रहने दो। क्योंकि क्या है कि सबसे पहली बात ये कि व्यापार में कैश इन हैंड ही सबसे इंट्रोड्यूस है, उसके बाद सेकेंडरी बैंक अकाउंट वगैरह आते हैं। तो पहले आप कैश इन हैंड समझो। कैश इन हैंड सबसे बाय डिफॉल्ट रहता है। उसके पीछे वजह क्या है कि कोई भी पर्सन अगर कैपिटल बिजनेस में लगाएगा तो सबसे पहले कैश में लगाएगा, क्योंकि बैंक अकाउंट खुला नहीं है अभी। आप कहोगे सर किसी का सर किसी का अगर करंट अकाउंट खुला हुआ है तो क्या करेंगे भाई, वो तो आपका है पॉइंट, पर क्या उसने बिजनेस शुरू ओपन करने से पहले अपने करंट अकाउंट खोल लिया होगा। खर्चे भी तो हुए होंगे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। वो खर्चे कहाँ से किए, वो खर्चे भी तो उसने कैश से किए होंगे या जनरल से, है नहीं ना, किससे किए होंगे, कैश से किए होंगे। तो कैश से किए होंगे खर्चे, तो जाहिर सी बात है कैश का तो चाहिए। अब कैश से चाहिए तो आप कहोगे कि सब बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा आया कहाँ से। बस वही हम बात कर रहे हैं, पैसा आया कहाँ से। जो पैसा देने वाला है पहले उसको तो समझ लें, वो कौन है, ऑनर बिजनेस का, यानी कि कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट हुआ और कैश इन हैंड। सबसे पहले इन दोनों में ही दोस्ती होती है, उसके बाद व्यापार की शुरुआत होती है।
देखो सिंपल वर्ड्स में समझो तो आपके लिए ज़्यादा ये रहेगा। टफ में लैंग्वेज में आप समझोगे कि सर समझ में नहीं आ रहा, समझ में अच्छे से आएगा। थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपको बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे, कहोगे कि हाँ लगा अच्छा सा, कि हाँ कुछ सीखने को मिला। बेफिक्र रहिए, मैं आपके सारे पॉइंट कवर करूँगा। तो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने कहा मैंने 1 लाख रुपए से एक बिजनेस स्टार्ट किया। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया कैश। बिजनेस को क्या मिला, कैश मिला। किसने दिया, ऑनर ने, यानी कैपिटल। अब मिस्टर राम है, वो अगर एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं 1 लाख रुपए कैश से, तो वो उनके लिए हम एक एंट्री क्या पास करेंगे, हम एंट्री पास करेंगे कैश इन को हमने कर दिया डेबिट। डेबिट बोलते हैं भाई, डेबिट में डी आर शॉर्ट फॉर्म हो गई डेबिट। 1 लाख आज की डेट हमने डाली नहीं, आज की डेट है हमारी 23 नवंबर 25। ठीक है, अच्छा कैश इन 1 लाख टू कैपिटल अकाउंट। अच्छा कुछ सॉफ्टवेयर में क्या होता है, कैपिटल अकाउंट में आप अपने नाम डालते हैं ऑनर का, और डालना भी चाहिए नाम उसमें, तो उसका जो ग्रुप है वो कैपिटल अकाउंट में ही आप लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें मैं अगर लिख दूं यहाँ पे मिस्टर राम का नाम दूं राम, ठीक है, तो 1 लाख यहाँ पर हमने ये कर दिया। कैसे करेंगे, यहाँ से हम क्या लिखेंगे इसकी नरेशन, बीइंग बिजनेस started with 1 lakh cash। ठीक है, तो पहली एंट्री बिजनेस की हमारी पूरी हो गई, यानी कि हमारे पहली एंट्री हमने बिजनेस में कैश लेके आ गए। अब आप कहोगे सर आपका सवाल में फिर बिजनेस शुरू किया, ऐसी एंट्री होगी, तो आगे क्या हुआ, हाँ उसकी बात तो करना है। तो हमने क्या किया, इसके बाद हमने कैश इन हैंड हो गया। अब खर्चे होंगे, जाहिर सी बात है, आपने कहा कि बिजनेस शुरू हुआ, आपने कहा थोड़े से खर्चे हुए थे, जैसे आपने कहा कि रेंट के पैसे एडवांस देने थे, रेंट के पैसे एडवांस देने थे 7,000 रुपये, मैंने 7,000 रुपये एडवांस रेंट के नाम से दे दिए। तो हमने क्या किया, रेंट एक्सपेंसेस कर दो भाई अकाउंट में, एक्सपेंसेस रेंट एक्सपेंसेस डेबिट 7,000 रुपये। टू कितने करेंगे, टू हम कर देंगे इसमें कैश इन हैंड 7,000। being advance rent paid अब रेंट का खर्चा हो गया, कोई सैलरी का खर्चा हो गया छोटा मोटा। अब आप कहोगे सर क्या करंट अकाउंट नहीं खुलेगा, आप कहोगे सर सेविंग खाते से बिजनेस कर सकते हैं, हाँ हम सेविंग खाते से भी व्यापार कर सकते हैं, बशर्ते ये है कि आप उसमें अपने पर्सनल खर्चे ना घुसाएं, क्योंकि पर्सनल खर्चे उसमें लगने के बाद बड़ी डिफ़िकल्टी होती है आपको आइडेंटिफाई करने में कौन सा पर्सनल खर्चा है और कौन सा बिजनेस है। या आप एक सेविंग खाता को खोल सकते हैं, दो बिजनेस दो अकाउंट खोल लें, आप एक सेविंग खाता खोल लें अपने बिजनेस के पर्पज़ से, एक सेविंग खाता खोल लें बिजनेस अपने पर्सनल पर्पज़ से, क्योंकि सेविंग खाता होता ही पर्सनल पर्पज़ से। क्योंकि करंट अकाउंट में क्या है, आप दिन में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, कोई लिमिट नहीं है। पर सेविंग्स खाते में वो उतनी क्या नाम है इजी नहीं है। आप अगर चेक इशू करते जाएंगे सेविंग खाते में, मैं चेक का इसलिए आपको यूज कर रहा हूँ क्योंकि चेक का चलन था पहले, पर चेक का चलन अब बहुत कम रह गया है। अब समझो तो 95% काम सारा
ऑनलाइन बैंकिंग से हो रहा है, NEFT RTGS के थ्रू हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि बैंक का इसमें योगदान बहुत है। कैश का लगातार कम होते जा रहा है चलन, कैश लेन देन का। तो अब करंट अकाउंट खोला गया या सेविंग खाता खोला गया। अब आप कहोगे सर सेविंग खाते में भी सर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हो जाते हैं पर डे। मुझे मालूम है, मैंने भी अपने क्लाइंट्स के स्टेटमेंट देखे हैं कि मालूम पड़ रहा है कि 100 एंट्री पर डे वो UPI से ले रहा है पैसे और दे रहा है। तो हो सकता है, क्योंकि UPI इस समय इतना इजी एक टूल है गवर्नमेंट का जो बहुत अच्छे से काम कर रहा है और सबको बिजनेस के लिए और अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो इसलिए सेविंग खाते से भी आप बिजनेस कर सकते हैं। बस ये वहाँ पे आपके बिजनेस का नाम आपके नाम पे ही होगा। जैसे मेरा नाम अमित अग्रवाल है, तो अब मैं अमित अग्रवाल के नाम से सेविंग खाता खोलूँगा तो मुझे भी अपने जो बिजनेस का नाम अमित अग्रवाल रखना पड़ेगा और अमित अग्रवाल ही उसके अंदर GST में भी नाम अमित अग्रवाल भी मुझे देना पड़ेगा। इसके अलावा उसमें कुछ नहीं जोड़ सकता। मैं अमित एंड कंपनी या हारिस अमित एंड कंपनी जैसे नाम रहे यहाँ का अकाउंटेंट एक्सपर्ट कोर्स ये नाम नहीं उसमें लिख सकता। लेकिन करंट अकाउंट आपको इस चीज़ की बहुत अच्छी सुविधा देता है। करंट अकाउंट क्या करता है? करंट अकाउंट आपसे कहता है आपको जो भी नाम रखना है आप रख दो, उस नाम को आप GST में रजिस्टर्ड करवाओगे, आप अपना एक फर्म रजिस्ट्रेशन होता है वो करवाओगे। इससे छोटे मोटे जहाँ भी आपको नाम देने वो नाम चलेगा। अब अकाउंटेंट एक्सपर्ट कोर्स का नाम मैं कल को कहीं पर भी दिन से बैंक अकाउंट खुलवाता हूँ तो करंट अकाउंट खुल जाएगा। अब तो गवर्नमेंट ने इतना आसान कर दिया, आप MSME में एक अपना नाम रजिस्टर्ड करवा के भी करंट अकाउंट खोल सकते हैं किसी भी बैंक में। और बाकी किसी बैंक की स्पेशल वो हो कंप्लायंस की नहीं साहब मुझे तो GST ही सर्टिफिकेट चाहिए या अदर थिंग्स, तो इस बारे में मैं कुछ नहीं, क्योंकि हर किसी बैंक के अपने अलग अलग रूल्स हैं और वो उसके हिसाब से काम करती है। तो मेरे हिसाब से आपको बैंक का एक खाते खोलने की एंट्री पास कर देते हैं। उसके बाद एक 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर दोबारा कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने कहा बिजनेस, मैंने करंट अकाउंट खोलने के लिए एंट्री पास करनी है। तो मान लीजिए किसी बैंक ने आपसे कहा 10,000 रुपये दे दीजिए, करंट अकाउंट खोल लीजिए। तो आप 10,000 कहाँ से लाएंगे? आपको अगर सेविंग खाते से ट्रांसफ़र कर दूंगा। भाई वो सेविंग खाते से ट्रांसफ़र कर दोगे तो आपके यहाँ तो उसका चेक दो, तो वो तो पॉसिबल कम रहता है ना। सबसे आसान क्या रहता है? कैश दे दो, खाता खुलवा लो। क्यों फालतू में सेविंग खाता उसमें घुसा रहे हो? और सेविंग खाता घुसाओगे उसमें तो मतलब में आपको उसके अंदर वो कहेंगे साहब KYC तो आपकी इस नाम से और KYC का अंतर पड़ेगा। मैं भाई ज़्यादा डिटेल में बैंकिंग में नहीं जा रहा, क्योंकि बैंकिंग की डिटेल ज़्यादा मुझे एक्सपर्टाइज नहीं है, मुझे अपने अकाउंट की एक्सपर्टाइज है। मैं इसके बारे में बात करूँगा, क्योंकि बहुत सारे कहेंगे कि नहीं सर सेविंग खाते से के थ्रू भी करंट अकाउंट खुल जाता है। भाई खुल जाता है, सब खुल जाता है। अभी एंट्री की बात करते हैं कि कैश में करते हैं। तो हमने कहा यहाँ पे हमको जो डेबिट करना है कि करंट अकाउंट को, मान लीजिए कोई बैंक है XYZ बैंक, अकाउंट डेबिट 10,000 से टू कैश इन हैंड 10,000। हम उसकी नरेशन लिखेंगे। नरेशन लिखने से बहुत बड़ा फायदा ये मिलता है कि जो भी उसका अकाउंटिंग एंट्री लिखने वाले को समझ में आता है ये एंट्री क्यों पास की गई है। ज़्यादातर अकाउंटेंट लोग क्या करते हैं, बस बिल नंबर और बिल डेट डाल के छुट्टी करते हैं अकाउंटिंग में। गलत है भाई, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दोगे तो जो रीडर है वो भी कम समझ पाएगा और फिर आपको ज़्यादा जवाब देने पड़ेंगे। डिपार्टमेंट भी आपसे सवाल कम पूछता है जब आपके पास अच्छे से वो रहता है ना डिटेल्स। आपने नरेशन में अगर फुल डिटेल डाल रखी है, आपसे कोई ज़्यादा सवाल नहीं किए जाते। आपने डिटेल भर रखी अधूरी, उसमें सवाल पूछे जाएंगे। तो आप यहाँ पे अगर डिटेल जितनी अच्छी लिखेंगे, मेरा तो सजेशन ये रहता है, बाकी आप लोगों की चॉइस है, क्योंकि बहुत लोग शॉर्ट टर्म में चाहते हैं कि फटाफट से सब कुछ अकाउंटिंग कर लें। पर मैं आपको सलाह दूंगा कि नरेशन जितनी अच्छी लिखोगे
तो बहुत अच्छे से आप उसको एक्सप्लेन करने की नीड भी नहीं पड़ेगी। जो कोई डिपार्टमेंट वाला बंदा आया या आपका मालिक ही, यानी मालिक मतलब बिजनेस ओनर, क्योंकि उनको जवाब चाहिए होता है प्रॉपर। कुछ ऑनर तो होते हैं ऐसे बिजनेस ऑनर, उनके पास टाइम ही नहीं होता इतना कि आपसे ज़्यादा बात कर सकें। आप आपने कहा उसने कोई एंट्री देखी, नीचे लिखी हुई अच्छे से नरेशन, देखा हाँ इसमें ये वाला काम हुआ था कि ये पर्टिकुलर गुड्स आया था और इस पार्टी से आया था, इस बिल नंबर आया था, और इस पार्टी से ये क्या आइटम का नाम भी लिखा हुआ है आपने, किस पर्पज़ से। वो एक बार में समझ जाएगा, उसको आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको उसे कहना ही नहीं है कि सर किस पर्पज़ से। फिर भी पूछेगा तो क्या पूछेगा बस कि भाई इसका पेमेंट किया नहीं किया। आप कहोगे हाँ सर पेमेंट अभी बाकी है, या सर पेमेंट कर दिया। मतलब कहने का ये हुआ कि अल्टीमेट आपकी ओर से इनपुट जितना अच्छा रहेगा उस मामले में, अकाउंटिंग एंट्री जितनी अच्छी बनेगी तो बहुत ज़्यादा ही रीडर के लिए कंफर्टेबल रहेगा। डिपार्टमेंट भी, कल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कहता है आपने ये पैसे कैसे दिए, आप कहोगे सर लिखा तो एंट्री पढ़ तो लीजिए। तो कभी कभी कुछ होते हैं ऑफिसर वो कहते नहीं आप बता दीजिए, बोले सर मैंने सर न्यू अकाउंट खोला है, आपने लिखा बीइंग न्यू बैंक अकाउंट ओपन विथ 10,000 कैश डिपॉजिटेड। अच्छा, हमने इसमें डेट की बात नहीं की, तो चलिए डेट भी डाल देते हैं। माना हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ 20 अक्टूबर 25 को, और हमने रेंट के पैसे दिए थे 22 अक्टूबर 25 को। हमने जब अकाउंट खुलवाया, क्योंकि आप ये बात जानते हैं जीएसटी नंबर लेने के बाद ही अकाउंट खुलने में ज़्यादा आसानी रहती है, या फिर एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन ले लें तो हो सकता है कुछ गैप समय का लगता है। तो मान लीजिए 1 मंथ के बाद आपका करंट अकाउंट खुल गया, तो करंट अकाउंट खुल गया तो यहाँ पर हम मान लें 1 महीने बाद आगे डेट डाल देते हैं 22 आ जाते हैं। 22 को वैसे बैंक शायद कल बंद थी, हम चालू थी, मुझे शायद नहीं बैंक कल खुली थी क्या, एक सेकेंड देख लेते हैं। हाँ कल बैंक बंद थी बैंक बंद थी, तो बैंक के तो यहाँ पे 21 की जगह 21 है ना, 21 ओके। अक्टूबर नहीं आएगा भाई, नवंबर आएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे 21 नवंबर 25 को हमने यहाँ पे कर दिया। तो यानी कि हमारा ये समझ में आ गया आपको कि हमने एक ट्रांजेक्शन किया, कैश बिजनेस में लगाया। दूसरा ट्रांजेक्शन किया हमने कि हमने रेंट के पैसे दिए। तीसरा ट्रांजेक्शन किया हमने जो उसमें दिख रहा है आपको, करंट अकाउंट खुलवाया 1 मंथ बाद, क्योंकि हमारा जीएसटी नंबर, आपको सर जीएसटी नंबर भी तो अप्लाई करवाया होगा किसी कंसल्टेंट से या फिर सीए से या फिर वकील से या फिर खुद से, तो भाई उसके बारे में उसके भी खर्चे डाल दो। तो ये तो खर्चों की तो लिमिट ही नहीं है, जितने खर्चे आप होंगे वो सब खर्चे तो आएंगे। तो अभी हमें जो रेलेवेंट हमने एंट्री यहाँ पे जो बताई उसके बारे में हो गई, वो भी एंट्री सब जाएंगी। बोर्ड में स्पेस कम है तो इसलिए हमने ये एंट्री आपको 3 एंट्री दिखाई। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि हम बात कर चुके जो स्टार्टिंग की हमारी जो थे बुक्स की नीड क्या थी, बार्टर सिस्टम में बात की हमने, कौन कौन से रजिस्टर चाहिए, कौन कौन से बाउचर चाहिए, कौन कौन की बुक्स हमारी अकाउंट फाइनलाइज में नीड थी, उसके बारे में बात की। आगे बढ़ते हैं। तो अकाउंट्स में एक होता है रियल का मतलब है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट हिंदी में कहें सुनहरे ऐसे नियम जो अकाउंटिंग में आपको बहुत ईज कर देते हैं, बहुत मतलब इतना आपके लिए रह जाता है कंफर्टेबल कि कैसे कौन सी खाते का क्या वैल्यू है और खाते की क्या समझ में आएगा। तो मैं बता देता हूँ 3 नाम, रियल अकाउंट्स,
पर्सनल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। आप कहेंगे सर रियल अकाउंट, रियल, नॉमिनल और पर्सनल क्या चीज़ें, ये कुछ समझ में नहीं आ रही, बात करते हैं इसके बारे में। चलिए देखिए, पहले लिखते हैं रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स, ये हम क्या बात कर रहे हैं, 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। उसमें पहला है रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स बात करता है, हिंदी में कहते हैं वास्तविक खाते। रियल माने वास्तविक, अकाउंट्स माने खाते, तो वास्तविक खाते। वास्तविक खाते क्या रोल प्ले करते हैं? आप कहोगे सर क्या रोल प्ले करेंगे इसके अंदर? हाँ, बात करते हैं ना उसके बारे में कि देखिए, अब मैं आपसे कहूँ वास्तविक खाते तो समझो एक तरह से हमारी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, असेट्स की। असेट्स को सर असेट्स तो सर असेट्स खाते बोल लो ना, नहीं इसके बारे में अभी असेट्स में तो काफ़ी चीज़ें हैं। तो जैसे कि कुछ छाटते जाते हैं तो बढ़िया रहेगा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके ऊपर जो उसका रूल पहले नोट कर लेते हैं, क्योंकि मैं आपको क्लास दे रहा हूँ, जाहिर सी बात है मुझे तो आपको पहले रूल लिखाऊंगा, फिर उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तीनों का पहले रूल लिख लेते हैं। तो रियल का जो है रूल क्या है, डेबिट व्हाट्स कम इन, डेबिट व्हाट comes in, और क्रेडिट what goes out। ये रियल अकाउंट की बात करते हैं, ठीक है। अगला हो गया पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या है, पहले पर्सनल का नाम डाल देते हैं, पर्सनल अकाउंट। हाँ, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आपको मालूम होंगे, आप थोड़ा सा समझते जाइए। जिसको आता है उसकी अच्छी बात है, जिसको नहीं आता उसके लिए समझने के लिए अच्छी बात है, क्योंकि वो नहीं समझेगा तो कोई फायदा नहीं है इसको वीडियो को देखने का भी। ये तभी फायदा है जब आप उसको समझें। जिसको नहीं आता है, जिसको आता है वो कंफर्टेबल है तो वो वीडियो को आगे बढ़ सकता है। मुझे इसमें जो बताना है टॉपिक पूरा मैं कवर करूँगा, क्योंकि मुझे अपने स्लो जो स्टूडेंट हैं और जो फास्ट स्टूडेंट हैं साथ साथ लेके चलना है। ये नहीं करना जो खरगोश वाले को दौड़ा दूँ और कछुए वाले छोड़ दूँ, नहीं, कछुए वाले को और खरगोश वाले दोनों को ही सिखाया जाएगा। और ये नहीं होगा कि किसी से भेदभाव हो। इसलिए आप सब लोग अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से देखिए, ठीक है। तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द गिवर। राइटिंग मेरी अच्छी थोड़ी सी कम है, आप देख लीजिए, मैं इसलिए आपको सारे टॉपिक बोल बोल के लिखवा रहा हूँ। और जो लास्ट वाला है नॉमिनल अकाउंट्स, वो नोट कर लेते हैं। स्पेस नीचे है बोर्ड हमारे पास, हम लिख लेते हैं। हाँ जी, तो तीसरा वाला हमारा लिखें इसमें नॉमिनल अकाउंट्स। डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। ठीक है, गेन्स कर लो भाई, ठीक है। चलो, हाँ, तो हमारे जो 3 रहे
गोल्डन रूल, पहला रियल अकाउंट, दूसरा पर्सनल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। तो रियल अकाउंट के लिए मैंने आपसे एग्जाम्पल कहा था कि बताएंगे और पर्सनल अकाउंट के बारे में बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रियल अकाउंट के बारे में। रियल अकाउंट का देखो, भाषा लिखी लिखाई को मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूँ कि जो वास्तविक खातों का सिद्धांत है, यानी रियल अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको बताता है जैसे कि मशीनरी है, मशीनरी हो गया, कंप्यूटर हो गया, कैश इन हैंड हो गया, बैंक अकाउंट। आप कहोगे सर बैंक अकाउंट को कैसे छू सकते हो? भाई बैंक अकाउंट हमारे लिए, आप बैंक जाओ, पैसे निकालने चाहो तो निकाल सकते हो, इसलिए वो रियल अकाउंट में आते हैं। और असेट्स भी करंट असेट है ना हमारी, जो बच्चे कंफर्टेबल नहीं है करंट असेट के बारे में, वो उनको ये टॉपिक आगे और क्लियर होते जाएंगे। आप बस अभी नॉलेज लेते जाइए, आपको मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बहुत कंफर्टेबल होते जाएंगे। अगर कोई आर्ट साइड का और साइंस का स्टूडेंट है, उनके लिए भी कोई परेशानी नहीं आने वाली। जो भी टॉपिक है आप बस उसमें कवर करते जाइए, जो मैं बताते जा रहा हूँ, आपको आगे बहुत कंफर्टेबल होते जाएंगे। आपको जो भी डाउट्स रहेंगे उसके लिए भी, आपके लिए आगे की क्लासेस में आपको सारे डाउट्स खत्म होते जाएंगे। क्योंकि क्या है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ाया इसलिए जा रहा है कि आप लोग जीरो लेवल से लेकर टॉप लेवल तक की नॉलेज आए। तो इसलिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें कि कौन सी भाषा होगी, ये करंट अकाउंट कौन सा आ रहा है, कौन सा असेट्स हो गई, कोई बात नहीं, अभी कम आ रहा है। हम अभी पहले हम चलेंगे, पहले हम चलने की कोशिश करेंगे, चलेंगे, और अब जब हमारी चलते चलते स्पीड अच्छी हो जाएगी तो हम दौड़ेंगे। यानी कि हमारा कॉन्सेप्ट जब क्लियर होते जाएगा तो हम अच्छे से समझेंगे इसके लिए। तो किसी को इस बात के लिए वो मत सोचें कि समझ में नहीं आ रहा है, कैसे हो रहा है, कि मैं आर्ट साइड का हूँ तो मेरे काम की नहीं है। एक मैंने यहाँ पे अपनी क्लास में कॉमर्स वालों को, साइंस वालों को, आर्ट साइड वालों को एक साथ बैठा के पढ़ाया है, और एक साथ यानी कि जीरो लेवल से लेकर टॉप लेवल तक उनको ले गया। कॉमर्स वाले ज़्यादा कंफर्टेबल थे कि उनको ये था, पर आर्ट साइड और साइंस वालों के लिए थोड़ा सा था डिफ़िकल्ट। लेकिन उन लोगों ने जब उस चीज़ को पढ़ना शुरू किया, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते गए, और वो इतने कंफर्टेबल हो गए। 2-3 क्लास बाद तो बोले सर हमको बहुत अच्छे से आ रहा है, दिक्कत नहीं आई। समझ में आपको आएगा। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मेहनत आपकी ओर से, और जो मेरी कोशिश रहेगी आपको मैं 100% सिखाऊँ। चलिए बट, तो जैसे मैंने बताया आपको, मशीनरी हो गई, बैंक अकाउंट हो गया, आपका कैश इन हैंड हो गया, आपको होगा सर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट रियल अकाउंट में नहीं आते। कैपिटल अकाउंट हमारे बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है, क्योंकि आपके लिए जो टॉपिक मित्रों मैं रियल में थोड़ा सा मैं उसको ले लेता हूँ, लायबिलिटी वाला पार्ट, कि वो लायबिलिटी क्यों है। क्योंकि आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने पैसा लिया, तो देने वाला पैसा है बंदा, वो आपके लिए कैपिटल अकाउंट आपने नाम दिया, तो वो आपके बिजनेस पर एक तरह से उधार हो गया। आपने मालिक से पैसा उधार लिया, लोन लिया, भले ही वो मालिक है तो इसलिए वो पैसा देता रहा है बिजनेस में। तो वो किसके लिए पैसा दे रहा है? बिजनेस से पैसा कमाने के लिए। तो वो बिजनेस के, अगर देखी जाए तो 2 एंटिटी हो गई, बिजनेस अलग और मालिक अलग। तो मालिक ने जब पैसा लगाया बिजनेस में, तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, बिजनेस से पैसा किसी से उधार लिया, या आप उसे ये भाषा में कह रहे हैं कैपिटल, तो कैपिटल ली, अब वो व्यापार में लगा रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो इसलिए ये लायबिलिटी हो गई और ये आपके एसेट्स हो गए। क्योंकि उसने उस पैसे का उसमें यूटिलाइजेशन किया, एसेट्स खरीदने में और मशीनरी वगैरह में, या अगर ट्रेडर है तो कच्चा माल तो नहीं खरीदेगा, वो तो बना बनाया माल बेचेगा, उसने वहाँ पर इस्तेमाल किया। तो इस तरह से उसमें अंदर आपको ये रहेगा। तो उसमें सिंपल सी बात समझने वाली है कि कैपिटल अकाउंट इसलिए हमारा एसेट्स नहीं माना जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि हम बात कर लेते हैं कि बैंक अकाउंट वगैरह की बात हो गई, तो एसेट्स की ही बात है रियल अकाउंट्स में। तो जो भी एसेट्स हमारी होगी वो रियल अकाउंट्स में कवर होंगी। अच्छा, और इसमें जो जरा थोड़ी सी भाषा भी देख लेते क्या है। मशीनरी, बिल्डिंग, जो बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग एसेट होगी हमारी। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात ये
कि जो हमारे एसेट्स होती है बाय डिफॉल्ट इनका नेचर डेबिट होगा। आप कहोगे सर डेबिट का मतलब क्या है? भाई डेबिट मतलब हिंदी में बोलते हैं ऋणी, और जो एसेट्स की अपोजिट होती है लायबिलिटी। लायबिलिटी हमेशा होती है क्रेडिट। तब जैसे बताया था मैंने आपको, कैपिटल अकाउंट क्या है? लायबिलिटी आपके लिए, बिजनेस के लिए लायबिलिटी है ना, तो इसलिए वो क्रेडिट रहता है। और एसेट्स जितनी भी होती है वो सब डेबिट रहती है। तो एसेट्स सारी हमारी जो है डेबिट रहती हैं। तो बाई डिफॉल्ट का इनका नेचर क्या है? डेबिट नेचर है, डेबिट DR। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब इसमें वही इसका एग्जाम्पल और कि अगर रियल अकाउंट में हम बात करें, कोई एसेट्स में हमने कुछ एसेट्स खरीदी, तो हम एसेट्स में ऐड कर रहे हैं। ऐड करने का मतलब हुआ वो डेबिट हो जाएगा। क्या डेबिट हो जाएगा? एसेट्स माना मैंने एक कंप्यूटर खरीदा, मैंने कंप्यूटर अकाउंट डेबिट किया टू बैंक अकाउंट या पार्टी नेम। अगर हमने माल लिया है, नगद लिया है, यानी कि पेमेंट कैश किया है, कि आज की भाषा में कैश का मतलब होता है बैंक के थ्रू पेमेंट कर दिया, क्योंकि भैया 10,000 से ऊपर तो कैश अलाउड नहीं है। ठीक है ना, तो समझिए। तो मैंने क्या किया, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट कर लिया, और मैंने किसे क्रेडिट किया? मैंने क्रेडिट किया बैंक अकाउंट को, और या फिर पार्टी को, क्योंकि कैश तो अलाउड नहीं है 10,000 से ऊपर। 10,000 से ऊपर कैश के लिए आपको सुविधा नहीं मिलने वाली, क्योंकि गवर्नमेंट ने साफ कह रखा है 10,000 से ऊपर खर्चा करते हो तो उस पर गवर्नमेंट उस पर टैक्सेस आपको प्रॉब्लम रहेगी। तो अवॉइड कीजिए कैश का ट्रांजेक्शन 10,000 से ऊपर। इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा जी, तो अब तो बात ये है कि हमारी ये कि हमने ऐड किया यानी कि हमने कोई चीज़ खरीदी तो हमने कंप्यूटर अकाउंट डेबिट कर दिया, और क्रेडिट किसे कर दिया? हमने बैंक अकाउंट, है ना। कैश अकाउंट करते हैं अगर 10,000 से ऊपर होती है एसेट। अगर माना हम 7,000 रुपये का कोई इक्विपमेंट लाए अपने ऑफिस के लिए, माना एक छोटा पानी का कैंपर लिया है भाई, पानी की बोतल लिया है ठंडी वाली जो आती है ऑफिस के हिसाब से, तो वो आई माना एक वाटर डिस्पेंसर हो गया, वाटर डिस्पेंसर वो ले आए। वो आया 7,000 रुपये का, 7 का, 8 का, 5,000 का, 2,000 रुपये का, तो वो कैश में दे सकते हैं ना। तो वहाँ पे क्या जाएगा कि वाटर कूलर है, वाटर कूलर अकाउंट डेबिट टू कैश एंड एंड। ठीक है, और अगर पैसा हमने बंदे को, सामने वाली पार्टी को बैंक के थ्रू दिया है, तो वाटर कूलर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्योंकि आजकल यूपीआई बहुत चल रहा है भाई। आप कहोगे सर करंट अकाउंट से यूपीआई चलता नहीं? हाँ भाई, वो नहीं चलता, मुझे नहीं पता है, पर वही है कि अब IMPS और NEFT बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, RTGS भी काम कर रहा है। चलिए उस बारे में बढ़ते हैं आगे। अच्छा, तो अब आप कहोगे सर हमने खरीदा तो डेबिट हो गया, यानी कि बढ़ा, यानी कि अगर एसेट में डेबिट हो रहा है तो यानी एसेट बढ़ती जा रही है। तो आप कहोगे सर इसका मतलब हमने अगर एसेट बेच रहे हैं तो वो क्रेडिट होती जाएंगी, और क्रेडिट जब एसेट्स होती हैं तो वो कम होंगी, बढ़ेंगी नहीं। डेबिट हो रही हैं तो बढ़ेंगी, और क्रेडिट हो रही है तो क्या होंगी? वो घटेंगी। सर कहोगे सर समझ में नहीं आ रहा, सर कैसे कह रहे हो घटने और बढ़ने की बात समझ में तो नहीं आ रही? सिंपल सी बात है भाई, आप बात समझो। मेरे पास 4 आम थे, 4 आम मैंने अपने पास रखे हुए थे। अब मैंने कहा मेरे पास एसेट, मेरे पास संपत्ति क्या है? 4 आम। अब मैंने कहा फिर मुझे अमरूद लाने, क्योंकि मुझे कोई एसेट डिफरेंट भी चीज़ होती ना। मैंने 2 अमरूद खरीद के ले आया, 2 अमरूद मेरे लिए और लाया, तो मेरे पास अब 4 आम और 2 अमरूद हो गए, मेरी एसेट्स हो गई। तो ये बढ़े है ना, तो बढ़े तो ये क्या हो गए? DR। ठीक है, क्योंकि एसेट बढ़ती जाएगी तो यहाँ पे घटी होती जाएगी एसेट्स। अच्छा, और जब कम होगी तो मैंने कहा भाई कि यार ये 4 आम जो है उसमें पुराने हो गए, तो मेरे लिए ये 2 आम तो बेच दूँ, 2 आम मैं फिर और क्या नाम है खरीदूंगा, या फिर मैं आम की जगह कोई टेक्नोलॉजी नहीं आ गई, जैसे कंप्यूटर में होता है ना कि टेक्नोलॉजी नहीं आ गई तो पुराने वाले लैपटॉप बेकार हो गए, PC बेकार हो गए, नए आ गए, तो वाले उठा के बेच दिए और नए खरीद लिए। ठीक है, तो जो असेट्स हमारी बेकार हो गई, जैसे मशीन पुरानी हो गई, नहीं खरीदनी है भाई, क्योंकि पुरानी मशीन का आउटपुट नहीं आ रहा या वो बिल्कुल ही बंद हो गई है, तो उसमें क्या होता है, हम वो असेट्स को बेचेंगे। जब हम कम उसे बेचेंगे तो पैसा क्या जाएगा? पैसा उसमें घटेगा,
यानी कि एसेट्स में से अमाउंट कम होगा। अब वो कॉन्सेप्ट लॉस वगैरह भी इसमें होता है बेचने में, वो आगे बात करेंगे। फिलहाल के इतना समझिए कि जो हमने रियल अकाउंट में से जो हमने चीज़ बेची उसमें रियल अकाउंट में क्या रूल है हमारे। देखो अब तो रूल पे करते हैं रिलेट, तो कंफर्टेबल रहोगे। डेबिट बॉस कम इन, मैंने यहाँ पर मशीन लेके आई थी, तो मशीन लाए तो वो डेबिट हो गई, ठीक है, ये डेबिट हो गई जब हमने यहाँ परचेज की तो, ठीक है। परचेज कर रहे हैं, मशीन डेबिट होती जा रही है भाई। और हम अगर उसको क्या कर रहे हैं, हमने मशीन को अगर बेचा, ओल्ड मशीन बेच दी। आप कहोगे सर किसी का काम ही मशीन खरीदने बेचने का है, भैया वो उसका परचेज सेल हो गया, उसको यहाँ लेके मत करना। ये बात उसकी कर रहे हैं एसेट्स की। एसेट्स सब चीज वो होती है, संपत्ति वो होती है जो हमारे बिजनेस के लेन देन के अलावा होती है। अब वो बिजनेस लेन देन में से शामिल नहीं होगी। बिजनेस लेन देन है, रेगुलर सेल परचेज का पार्ट नहीं। सेल परचेज से उसको अलग रखते हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर किसी व्यक्ति का कपड़े खरीदने बेचने का काम है, कपड़े का कपड़ा आया उसे बेच दिया, और थोक का कपड़ा खरीदा फिर आगे उसको रिटेल में बेच दिया, जाहिर सी बात है। तो उसके लिए उसकी मेन बिजनेस, उसका एक्टिविटी क्या है, क्लॉथ बिजनेस। और उस साइड एक्टिविटी क्या रहेगी उसके अंदर, उस बिजनेस को चलाने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए। उसने कहा सर एक काउंटर बनना है जिसमें कि बहुत सारा गुड्स रख सकें, और सेल्फ बननी है जिससे कि डिस्प्ले के लिए, है ना। तो और एक कंप्यूटर भी लगना है बही खाते लिखने के लिए, और अपने विज्ञापन करने उसको सोशल मीडिया वगैरह पे, तो उसके लिए उसको मोबाइल वगैरह और इंटरनेट कनेक्शन वगैरह एटसेट्रा बहुत सारे इस तरह से एग्जाम्पल होते जाते हैं एसेट्स के बारे में। तो ये क्लियर होगा कि हमारी एक्टिविटी बिजनेस की जो रहती है वो जो है, अगर मशीन ही बिजनेस एक्टिविटी है। अब कहोगे सर मशीन बनाना और बेचना, या मशीन बनी मशीन आई उसको हमने इंपोर्ट किया या फिर यहाँ से फैक्ट्री से खरीदा, और माना हमने 100 मशीन खरीदी, आगे हमने 80 मशीन बेच दी, 20 मशीन आगे और बेचने की तैयारी। जैसे कार का एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने कार खरीदने गए, आप मारुति की कार ले आए, तो मारुति का जो वो है डीलर, वो भी तो ऊपर से कार खरीद के ला रहा है, आपको कार बेच रहा है, तो वो उसके लिए एक प्रोडक्ट हो गया। पर उसको खरीदने बेचने के लिए उसे कितने सारे एक स्टाफ लगाना पड़ा। स्टाफ बैठेगा, उसके लिए चेयर हो गई, काउंटर हो गया, इसके अलावा बड़ा सा शोरूम हो गया उनके लिए, और टेलीफोन, मोबाइल, बहुत सारी इक्विपमेंट लगते हैं। एक शॉप हो गई बहुत बड़ी, शोरूम हो गया, बड़े बड़े शोरूम भी होते हैं, ठीक, क्योंकि बड़ा शोरूम होगा, एक सर्विस सेंटर, और इस तरह से बहुत सारे तो सब एसेट्स में आएंगे ना, ठीक है। तो मेन एक्टिविटी क्या होगी उसकी, बिजनेस करने में उस एक्टिविटी को चलाने के लिए हमको जो चीज़ संसाधन चाहिए वो एसेट्स कहलाएंगे। कैश भी संसाधन है भाई, बिजनेस को चला रहा है। जो आपका करेंट अकाउंट है वो भी एक साधन है, क्योंकि बिजनेस चला रहा है, ठीक है। तो हम समझे इस बात को कि परचेज मशीन डेबिट हो गई, यानी ये मशीन भरी। अच्छा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट वो होगा जो जाएगा। तो जाके मशीन डेबिट की थी तो हमने यहाँ पे लिखा टू बैंक अकाउंट, पैसे अपने यहाँ से गए थे, माना मशीन थी 1 लाख की मशीन थी, तो यहाँ पे 1 लाख रुपए हमारे है, ठीक है। ये तो इसमें हमारे आप देखो, आप इसमें आप एक बार देखो, दोनों ही रियल अकाउंट है, मशीन भी रियल अकाउंट है और बैंक भी रियल अकाउंट है। इसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो मशीन और बैंक दोनों ही रियल अकाउंट है, ठीक है। अच्छा, अब इस ये तो हमारी रही परचेज, यानी हमने एसेट्स में एडिशन किया है तो डेबिट हुई है। अब इसका उलट करें, हमने कहा कि मशीन जो ओल्ड होगी उसे बेच दें, क्योंकि हमको नई मशीन चलानी होगी, उसकी कैपेसिटी नहीं आ रही, या मशीन बेकार होगी तो बेचनी है। तो हमने क्या किया, ये तो एग्जाम्पल ये 1 हो गया। अगर एग्जाम्पल 2 लेते हैं इसका, तो हमने एग्जाम्पल लिया कि हमने मशीन बेच दी, तो कैश में आए, तो जाहिर सी बात है जिसने तुमने कैश में लिया होगा, अगर मशीन बिकी, अगर कोई बिजनेसमैन होगा, अगर कोई व्यापारी होगा, अब तो वो 10,000 रुपये कैश देने वाला आपको नहीं है,
जानता होगा तो। बहुत से लोग गलती से दे देते हैं, बाद में इनकम टैक्स की उस पर वो भी लग जाती है, टैक्स लग जाता है, तो इसलिए ना करें। तो 10,000 रुपये से माना ऊपर पेमेंट उसको आया तो बैंक के थ्रू लिया उसने, तो बैंक के थ्रू लिया उसने, तो क्या हुआ इनके पास, तो आपने कहा ये मशीन अकाउंट है और बैंक अकाउंट। अब क्योंकि पैसा आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट मान लो 12,000 टू मशीन अकाउंट। आपको 12,000 रुपये पे मशीन हमारी चली गई, यानी कि बैंक से पैसा हमारा में आ गया, पैसा बैंक में 12,000 रुपये का। अब देखो इसमें भी दोनों रियल अकाउंट है, दोनों इसमें रियल अकाउंट है। तो बैंक अकाउंट टू मशीन, तो मतलब ये हुआ कि जो बैंक है उसमें पैसे आ गए और ये। तो अब देखो एक पेन और ले लेते हैं डिफरेंट कलर का। हाँ देखो, आर रियल अकाउंट, आर रियल अकाउंट, आर रियल अकाउंट, आर रियल अकाउंट, ये रियल अकाउंट है दोनों, ठीक है। तो अब देखो क्या है, डेबिट वॉट कमिंग, इस वाले केस में जब आया मशीन डेबिट हो गई थी, और क्रेडिट वॉट गोज आउट, तो उसमें बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। बैंक अकाउंट भी रियल अकाउंट है और मशीन भी रियल अकाउंट है। अच्छा, इस वाले केस में सेकंड में एग्जाम्पल में देख लो। सेकंड एग्जाम्पल में हमने बताया कि बैंक में पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया डीआर, और मशीन अकाउंट 12,000 से क्रेडिट हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि डेबिट वॉट कम्स इन, मतलब बैंक में पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, वॉट डेबिट डेबिट वॉट कम इन बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में पैसा आया तो वो डेबिट हो गया। क्रेडिट वॉट गोज आउट, तो मशीन, क्योंकि मशीन गई है वो क्रेडिट हो गई, तो मशीन गई है तो वो क्रेडिट हो गई, तो वॉट गोज आउट। तो ये आपका रियल अकाउंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूरा होगा। और अगर आप कहोगे सर अगर हमने वो मशीन उधार खरीदी है या उधार बेची है तब, तो पार्टी का नाम आ जाएगा, उसके लिए हमें पर्सनल अकाउंट पे आना पड़ेगा, ठीक है। आपको पर्सनल अकाउंट में कैसे आना पड़ेगा सर, देखो भैया एक बात समझो, सिंपल सा एग्जाम्पल है। अगर आपको पर्सनल अकाउंट का मतलब रहा कोई भी बिजनेस का नाम आ गया, कोई बिजनेस का नाम आ गया, कोई भी पर्सन का नाम आ गया, राम श्याम मोहन, है ना, कंपनीज है ABC कंपनी, कोई भी कंपनी का नाम आ गया, नाम हो गया, तो ये पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट मतलब हो गया पर्सनल अकाउंट की नाम किसी का शामिल हो गया। तो अब मैं आपने कहा कि जैसे हमने मशीन किसी से ली थी क्रेडिट पे, उधार पे, तो उधार पे ली तो हमने क्या एंट्री पास करेंगे, और सिंपल सी बात है, जब मशीन को हमने बैंक से किया तो मशीन की तो डेबिट तो जाएगी जो कि तो परचेज करते समय, पर जब उसको हमने पेमेंट बाद में करेंगे ना मशीन का, तो हम बैंक की जगह पार्टी का नाम आ जाएगा। एग्जाम्पल लगा लेते हैं, है ना, तो पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल लगाते हैं यहाँ पे ऐसे करके, एग्जाम्पल 1, ठीक है। इसका लिखे हम मशीन अकाउंट डेबिट 1,00,000 से टू राम एंड कंपनी 1,00,000। बिल नंबर, भाई बिल नंबर डलेगा इसमें, बिल नंबर क्या है हमारा, बिल नंबर 10 है बंदे का, 10, बिल की डेट है, बिल की समझ लो 15/11/25 ऑफ प्रिंटिंग मशीन। मैंने प्रिंटिंग मशीन डाल दिया है, लेकिन एजम्पशन की एक प्रिंटिंग मशीन का हमने यहाँ पे कुछ काम, क्योंकि मशीन खरीदी है, तो मशीन अकाउंट डेबिट हो गया और राम एंड कंपनी क्रेडिट हो गई। तो अब
इसमें क्या हुआ, हमारा जो रूल अप्लाई क्या हुआ, पर्सनल अकाउंट का रूल यहाँ पे आ गया और एक रूल आया उसका रियल अकाउंट का। तो ये यहाँ पे पर्सनल अकाउंट ये हो गया। मशीन तो रियल अकाउंट मशीन चेंज नहीं होगी, मशीन का नेचर रियल अकाउंट ही रहेगा। और जो रामेन कंपनी है वो पर्सनल है ना। तो इसमें अब क्या है कि जो रामेन कंपनी है वो आपके आएंगे पर्सनल नाम से। तो रूल क्या है, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, डेबिट होगा कौन, रिसीवर जो पाने वाला, क्रेडिट द गिवर जो देने वाला वो हुआ क्रेडिट। तो अब देखो इसमें मिस्टर रामेन कंपनी जो है, सॉरी मैसर रामेन कंपनी, तो वो क्रेडिट द गिवर, वो मशीन दे रहे हैं, वो क्रेडिट हो गए। और रियल अकाउंट का डेबिट वॉज कम इन, यहाँ पे रूल अप्लाई हो गया इसका रियल अकाउंट का। इस तरह आपने देखा रियल से पर्सनल अकाउंट तक की जर्नी यहाँ पे हुई। अच्छा, इसके बाद हम एक ट्रांजेक्शन लें कि अगर इस पार्टी को हम पेमेंट करना है रामेन कंपनी को, भाई माल मंगाया तो पेमेंट तो करना पड़ेगा। आप कहोगे सर माल तो वापस कर दे, हाँ भाई माल वापस कर दो, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया तो माल वापस कर दो, वो अलग हो गया कॉन्सेप्ट कि भाई ठीक है माल समझ में नहीं आया तो भाई तो ना बार बार माल समझ में नहीं आया, कभी तो माल समझ में आएगा, तो समझ में आएगा पैसे देने पड़ेंगे ना, तो पैसे जाएंगे तो उसकी एंट्री पास कर लेते हैं। एंट्री पास करते हैं कि एग्जाम्पल वही रहेगा भाई, टू क्यों आएगा, इसी को कंटिन्यू करना है ना, ठीक है। हाँ जी, तो इसमें हम करेंगे रामेन कंपनी को हम पेमेंट करना है, राम एंड कंपनी डेबिट 1 लाख। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमने पूरा पेमेंट पार्टी को कर दिया, तो मैंने टू बैंक अकाउंट, आप भाई बैंक का अकाउंट का जो नाम है माना आपने अपने लिखा हुआ है SBI बैंक, तो SBI बैंक लिख सकते हो, PNB बैंक, जो भी नाम लिखा है बैंक का नाम आएगा। बहुत से कहते हैं सर बैंक अकाउंट में सर तो बैंक में कैसे मालूम पड़ेगा कौन सी बैंक के, माने किसी में 4 बैंक अकाउंट खुले हुए हैं तो उसमें फिर आप नाम डालते हैं लोग, और नाम डालने से फ़ायदा भी रहता है कि आप उसमें कंफ्यूज ना होते कि कौन सा बैंक अकाउंट है। तो कि बैंक अकाउंट डाला उसमें PNB बैंक, SBI बैंक, कोई भी बैंक, HDFC, ICICI, कोई भी बैंक इस तरह करिए, ठीक है। तो बैंक अकाउंट हो गया 1 लाख रुपये का अमाउंट, ये वाला भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। बीइंग NEFT, भाई NEFT यहाँ चल रहा है, NEFT मेड ऑफ 1 लाख वाइड, एक UTR नंबर होता है, UTR यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस है, UTR नंबर होता है, तो वो आपका होगा इसमें। और देखिए आप इसमें डेट डाल दोगे और फिर आपका वो आप UTR नंबर क्या होता है उसके बारे में आगे बात करेंगे, बहुत अच्छी वो है। UTR नंबर UPI में भी चलता है, सब जगह चलता है UTR नंबर। एक तरह से बैंक का आइडेंटिफिकेशन नंबर है कि कौन सा ट्रांजेक्शन किस नाम से हुआ, वो से उससे चेक करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यानी कि हमने इसमें एंट्री मत देखिए, आप अगर से समझ पा रहे हैं तो राम एंड कंपनी को हमने डेबिट कर दिया, तो डेबिट द रिसीवर, तो पहला रूल अप्लाई हो गया डेबिट द रिसीवर। डेबिट द रिसीवर हमारा अप्लाई कैसे हो गया, डेबिट द रिसीवर, जो राम एंड कंपनी को हमने पेमेंट किया जब वो डेबिट हो रहे हैं तो डेबिट द रिसीवर। क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर यहाँ पे अप्लाई होगा। अब कहोगे ना बैंक में अप्लाई, भाई बैंक तो रियल अकाउंट में बस होना देगा, इसलिए यहाँ पे ये आपका हो गया पर्सनल अकाउंट हो गया और ये आपका हो गया रियल अकाउंट हो गया। तो रियल अकाउंट की एंट्री का यहाँ पे रूल अप्लाई हो गया। अब आप देख रहे हैं एंट्री एक दूसरे से रिलेट करती जा रही है और आगे इसी में कॉन्सेप्ट में ऐड होते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब बढ़ते हैं तीसरे वाले कॉन्सेप्ट पे, नॉमिनल अकाउंट्स।
अब आप कहोगे सर नॉमिनल अकाउंट कौन से हुए? पहले तो मैं फिर से फटाफट से आपका रैपिड में करवाता हूँ कि रियल अकाउंट में सारे एसेट्स की बात कर रहे थे। जैसे हमने कहा कि आपका कैश है, बैंक है, ये सब आपके रियल अकाउंट हैं। तो हमने जब अगर बैंक में खाता खोला तो उसमें पैसा गया, तो कैश को हमने क्रेडिट कर दिया, बैंक को डेबिट कर दिया। और हमने अगर जो वो था पर्सनल अकाउंट, उसमें हमने क्या किया कि नाम आ गया पर्सन, जहाँ भी किसी का नाम आ गया वो पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई हो गया। तो पर्सनल रूल में उसमें अकाउंट में रूल क्या अप्लाई हुआ? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो भाई रामन कंपनी का नाम लिया था हमने, तो मशीन अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो हमने रामन कंपनी कर दिया, क्योंकि उनसे हम क्रेडिट पे लेके आए थे गुड्स, मशीन लाए थे। जो जब हमने उनको पेमेंट किया तो रामन कंपनी को हमने लेके उसमें डेबिट कर दिया, तो डेबिट द रिसीवर का रूल अप्लाई हो गया। और टू बैंक का रूल यहाँ पे लगेगा, क्रेडिट गोज व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, या रियल अकाउंट का रूल हो गया। इससे हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होता है आपका रियल अकाउंट्स का और पर्सनल अकाउंट का। आगे बढ़ते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। ये कह रहा है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंस और लॉसेस। ये सिंपल सी बात कह रहा है भाई, जो भी खर्चे हैं, जो भी लॉसेस हैं, दो चीज होती है, एक तो होता है खर्चा, एक हो गया हानि। आप कहोगे सर हानि का मतलब लॉस, मतलब एक्सपेंसेस और लॉसेस, एक्सपेंस लॉस, इसकी बात कर रहा है। वो कह रहा है कि जो भी आपका एक्सपेंस हो या लॉस हो उसको तो हम डीआर करेंगे, डेबिट करेंगे। और जो आपका प्रॉफिट है, इनकम और गेंस, आपको इनकम गेंस में अंतर है, थोड़ा सा समझ जाओगे, आगे बताऊंगा मैं आपको। लेकिन अभी समझो रूल के हिसाब से कि अगर हमको कोई फायदा हो रहा है बिजनेस को, जब बिजनेस को कोई फायदा हमारा हो रहा है तो हम उसमें देखें क्रेडिट और इनकम एंड गेंस। कहोगे सर रूल कैसे अप्लाई होगा, ये तो बता दो। बिल्कुल रूल अप्लाई करने का तरीका बताएंगे। थोड़ा से साफ कर देते हैं, यहाँ पे जगह भी थोड़ी सी कम करनी है। चलिए यहाँ पे यहाँ से कर देते हैं, ठीक है। बेसिक ये कॉन्सेप्ट है, जब भी एंट्री आपको कोई करनी हो अकाउंट्स में, होता क्या है कि सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आती है, सर एंट्री पास करनी है, समझ में नहीं आ रहा कि सर क्या पास करें एंट्री और कैसे पास करें। तब इस कॉन्सेप्ट को लगाओगे, आपको सामने एंट्री दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट हो जाएगी कि क्या हो रहा है। क्योंकि सबसे पहले हमारा क्या होता है कि किसी भी चीज को करते समय ये इसका वजह क्या है, जब वजह जानोगे उसके बाद रूल अप्लाई करोगे। रूल अप्लाई करते ही दिमाग में एंट्री, ये एंट्री यहाँ से आ रही है, एंट्री डेबिट ये होगा, क्रेडिट ये होगा, रियल अकाउंट का कॉन्सेप्ट है, नॉमिनल का है या आपके पर्सनल का है। आपका क्लियर हो जाएगा तो आप एंट्री पास कर दोगे। वो कहते हैं ना कि हथौड़ा मारने के 1 रुपये और 999 रुपये सही जगह हथौड़ा मारने की, वही बात है। पहले आप पूरा होमवर्क कीजिए उस पर कि हमको कितने तरह के रूल्स अप्लाई होंगे एंट्री पास करने के लिए। जब वो सारे आपके पास रूल्स क्लियर होंगे तो आप एंट्री इजीली पास कर पाएंगे, आपको उसमें कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं कि डेबिट और एक्सपेंसेस। देखो भाई, डेबिट और एक्सपेंसेस मैंने कहा कोई खर्चा है, मैंने जैसे रेंट एक्सपेंस डेबिट, 5000 के रेंट डेबिट कर लो भाई। टू बैंक कर लो, आजकल तो बैंक को यहाँ पे नोट कर रहे हैं ना, बैंक अकाउंट 5000 being rent paid for the month of मान लिया अक्टूबर 25, ठीक है। आप चाहो तो इसमें जो आपका वो है लैंडलॉर्ड है, प्रॉपर्टी ओनर है, उसका नाम भी डाल सकते हैं कि मिस्टर इसको हमने पेमेंट किया, तो चॉइस आपकी। तो रेंट एक्सपेंसेस हो गया। तब देखो इसमें अंदर रेंट एक्सपेंसेस हमारा खर्चा है, डेबिट हो गया, तो ये हो गया नॉमिनल का रूल अप्लाई। एंड क्या समझ लो इसमें रियल अकाउंट आर, ठीक है। अच्छा जी, आप कहोगे सर ये तो होगी बात खर्चे की, सर लॉस क्या होता है? सवाल तो बनता है और जब बात उठी है तो खत्म भी करनी पड़ेगी। तो जो रियल अकाउंट है
उसकी बात हुई, पर्सनल की बात हुई, तो नॉमिनल में इनकम की बात हो गई, सॉरी इनकम की बात हुई, अभी एक्सपेंस की बात हुई। अब लॉस की बात करेंगे। लॉस कैसे होता है? माना आपने कहा लॉस बाई फायर, लॉस बाई फायर, आग लगने से नुकसान हो गया। सुनते होंगे आपकी किसी में की दुकान में आग लग गई, उसका माल, बहुत सारा माल खराब हो गया, उसने एस्टिमेट बताया कि भाई कितना भाई लॉस हो गया। सुनते नहीं सर आपका कितना लॉस हो गया, वो कहते हैं भाई 5 लाख का लॉस हो गया। लॉस किस में लिखा होगा? लॉस भी डेबिट हो गया। मैं आपको लिख देता हूँ, लॉस बाई फायर डेबिट 5 लाख हो तो 2, अब कहो 2। अच्छा बताओ कि लॉस बाई फायर में क्या क्या जला, उसको तो कहेंगे जो लॉस हुआ वो तो हमने डेबिट कर दिया, वो तो हमने डीआर कर दिया। क्या लॉस हुआ? आपने कहा साहब कि स्टॉक में से माल जलाए, आपने कहा मशीन जली है। अगर स्टॉक में से माल जलाए तो आपका वो हो गया, स्टॉक को आप क्रेडिट कर दोगे, और अगर मशीन जली है तो एसेट्स को, सिंपल। तो आपने कहा साहब हाँ जी, यहाँ पे लिखे आप स्टॉक, स्टॉक कर दिया। आपने कहा कि हमारी कुछ एसेट्स मशीन की थी तो मशीन को भी कर दिया। अब आपने अमाउंट का ऐसे क्या कि मेरा भाई 3 लाख का तो माल था, गुड्स था, और 2 लाख करीब की मशीन थी का हमारा लॉस था। इसके लिख भी दो मेरे से भाई, बीइंग फायर लॉस booked in accounts for insurance क्लेम। भाई इंश्योरेंस क्लेम तभी जब इंश्योरेंस किया होगा, ये नहीं हर किसी को इंश्योरेंस मिल जाएगा बैठे बैठे। तो मैंने लिख दिया इंश्योरेंस क्लेम, क्योंकि ज़्यादातर बिजनेस आज की डेट में इंश्योरेंस करवा के चल रहे हैं, इसलिए मैंने लिखा। ठीक है, तो लॉस बाई फायर लॉस हो गया। अब जिन जिन के द्वारा गया उनके नाम डाल दिए। अब वो कौन थे भैया, देख तो लो, ये तो हो गया नॉमिनल, क्योंकि लॉस बाई फायर तो नेम हो गया। इसका एक नॉमिनल के बारे में, इसका नाम क्या है? नॉमिनल, हिंदी में कहेंगे नाम मात्र, नाम मात्र के खाते हैं। क्योंकि रियल अकाउंट वास्तविक खाते, पर्सनल अकाउंट जिसमें किसी का नाम शामिल हो गया, पर नॉमिनल अकाउंट जो है जब नाम मात्र के खाते हैं, जो कैरी फॉरवर्ड बहुत ही कम होते हैं। अब बहुत सारे मतलब कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। कैरी फॉरवर्ड होता क्या है? कैरी फॉरवर्ड मीन्स अगले साल जाना, उसको नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर होना। अब कहोगे सर नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर कहाँ पे होगा? क्या आगरा से वो मैं इसमें आगरा में हूँ ना, मैं आगरा में पढ़ा रहा हूँ कोचिंग मेरी, तो आगरा से क्या दिल्ली शिफ्ट हो गया? भाई ये नहीं, एक फाइनेंशियल ईयर से दूसरे फाइनेंशियल ईयर में जाना, उसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड। ठीक है ना? तो नॉमिनल अकाउंट्स कैरी फॉरवर्ड केवल वो होते हैं जो प्रोविजन की एंट्री बची है उनकी वजह से रह गई। प्रोविजन की एंट्री भाई देखो, ज़्यादा टेंशन मत दो, पैनिक मत हो, मैं बताऊंगा प्रोविजन की एंट्री आगे। अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में ध्यान दो। मतलब कह रहा हूँ कि रियल अकाउंट्स और पर्सनल अकाउंट कैरी फॉरवर्ड बहुत होते हैं, और सारे रियल अकाउंट कैरी फॉरवर्ड भी होते हैं अगर वो खत्म, अगर उस साल वो उसकी एग्जिस्टेंस जीरो ना हो, अगर बैलेंस जीरो नहीं होगा तो कैरी फॉरवर्ड होगा ही होगा। लेकिन जो नाम मात्र के खाते नॉमिनल अकाउंट से, वो तभी कैरी फॉरवर्ड होंगे जब उसको हमें कहीं ना कहीं वो पेंडिंग है। ठीक है, अब पेंडिंग कैसे उसके बारे में आपको बताएंगे आगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा आपका। अभी तो ये कॉन्सेप्ट मेन जो कॉन्सेप्ट है उसे समझते जाते हैं, आप कंफर्टेबल हो जाओ, बेफिक्र रहो। मेरी ओर से आपको यही है कि नोट करते जाओ जो बता रहा हूँ, वरना वीडियो बार बार रिप्ले करते करते नोट करना पड़ेगा, वो आपके लिए फिर लगेगा कि पता नहीं क्यों मैंने उस समय पहले नोट कर लेता तो फायदा रहता। ठीक है, अब तो ये बात तो हो गई एक्सपेंस की और लॉस की। अच्छा, जो हमने कहा क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स, भाई इनकम और गेन्स में क्या अंतर है सर? इनकम और गेन्स में अपने से बहुत अपने कंफ्यूज कर रहे हो। इनकम और गेन्स क्या है सर? इनकम और गेन्स में डिफरेंस क्या है? इनकम होती है रेगुलर इनकम,
गेन हो गया भाई, एक गेन हो गया वन टाइम का। तो सर शेयर बस सबको शेयर कहोगे वो कहोगे सर MCX भाई, उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सिंपली बात कर रहा हूँ। इनकम का मतलब जैसे हुआ कि रेगुलर इनकम हो गई। आपने कहा साहब मेरे को मतलब यहाँ में मैं आगरा से बात हूँ, यहाँ पर मेरे को भाषा भी बोल जाती है, तो इसलिए इस बात को वो मत करना कि सर की भाषा हिंदी भाषी हुई है और भाई यूपी के हैं भैया, तो इसलिए भाषा तो थोड़ी सी भाषा रहेगी यूपी की, होनी भी चाहिए। अपनी मातृभाषा को कभी भी सम्मान की निगाह से देखना चाहिए, कभी उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जैसे इनकम, तो इनकम में कहा जैसे आपने कहा मेरा एक बिजनेस चल रहा है, तो मेरी जो शॉप है उस शॉप के ऊपर एक का जो वो है एक और फ्लोर है वो खाली था, तो मैंने उसको रेंट पे दे दिया, क्योंकि वो शॉप की बिल्डिंग मैंने अपने बिजनेस में एज एन एसेट दिखा रखी है। तो उसने कहा उस इनकम जो हमारी एसेट है, बिल्डिंग जो एसेट है, उससे अगर कोई इनकम जनरेट होती है तो वो क्या होगा, हमारी एक रेगुलर इनकम है या वन टाइम इनकम है। वन टाइम इनकम है तो वो गेन हो गया, और रेगुलर इनकम है तो वो हमारा इनकम हो गई भैया। अब बात आप इसको समझो, तो रेंट हम ही नहीं आ रहा है तो इनकम हो गया। तो हम आपको सर रेंट को हम अपने खर्चे से सेटअप कर सकते हैं। बहुत से बच्चे ये कहते हैं सर हम रेंट दे के आ रहे हैं और हम यहाँ पे सर रेंट, हम किसी से को रेंट दे रहे हैं और किसी से रेंट आ रहा है, हम उसे एंट्री को कर लें, नेट ऑफ कर लें, माना 50,000 रेंट दे के आ रहे हैं और लाख रुपये रेंट आ रहा है, तो 50,000 हमारा उसको दिखा दें इनकम में, और ये चीज़ सही नहीं पड़ेगी। हमको 50,000 जो जा रहा है आपका एक्सपेंसिव में शो करेंगे, और लाख रुपये जो आपकी इनकम से आ रहा है वो हम उसको इनकम में दिखाएंगे। तो रेगुलर इनकम होगी तो इनकम हो गया, ठीक है। तो इनकम वाली एंट्री पास कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, पहले बैंक अकाउंट में हमने क्रेडिट किया था बैंक अकाउंट को, बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। यहाँ भी हम एंट्री पास करेंगे, इसके अंदर ये कैपिटल 1 हो गया भाई इसका नॉमिनल का, और एग्जाम्पल 2 ले लो। यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, इनकम। तो सर इनकम में हम करेंगे बात क्या, रेंट हमारा है प्रॉफिट में ना, तो हमने बैंक अकाउंट डेबिट कर लिया, बैंक अकाउंट डेबिट। हमने कहा महीने का रेंट हमारा आ रहा है 20,000 महीना रेंट, ठीक है, टू रेंट रिसीव डाल देना भाई। रिसीव डालने से ये कि डाउट नहीं रहेगा, वरना क्या होगा, रेंट में जो बंदा जो आपकी बुक्स होती है ना, उसको देखने वाला बंदा जो होता है ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। आपने रेंट लिखा डेबिट साइड, रेंट लिखा क्रेडिट साइड, कैसे रेंट भाई, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। एक तो बता दूँ आपको, सॉफ्टवेयर के अंदर सेम नाम से कभी भी 2 लेजर क्रेडिट नहीं होते, रेंट नाम से 2 लेजर क्रेडिट तो होंगे नहीं। तो अल्टीमेट को क्या करेंगे, आप अगर एक ही नाम डालोगे तो वो उसी में एंट्री हो जाएगी सेट ऑफ, इतना रेंट आया, इतना रेंट गया, अल्टीमेट रेंट ये बचा, तो वो आपको रेंट दिखाता है इनकम में, क्योंकि खर्चा भी रेंट आपका 50,000 रेंट है, बताया था मैंने आपको अभी। तो हम एक रेंट पेड कर देंगे जब खर्चे वाला, और उसमें दिखा देंगे रेंट रिसीट, ठीक है। तो ये हमने बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 से टू रेंट रिसीट लिख दिया, बीइंग 20,000 रेंट रिसीट बाइट NEFT लिख लो भाई, UPI लिख लो, और हो सके उसका UTR नंबर भी डाल दो भाई, UTRN भी डाल दो, और उसके डेट भी डाल दो। अब कौन सा एंट्री के आगे डेट, हाँ ये एंट्री के आगे डेट भी पड़ेगी भाई, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आप अपने जितने रेफरेंस डाल सकते हो, जितना अच्छा रेफरेंस दोगे आपको उतना अच्छा रहेगा उसमें। तो ये आपका हो गया इनकम का, ठीक है। अब आपका होगा सर गेन्स, गेन 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 क्या हुआ, गेन का मतलब हो गया आपका मैंने कमाना। मैंने एक बिजनेस के नाम से मैंने कोई लैंड परचेज कर रखी थी और उसको लेके बेचा, उसमें फ़ायदा हो गया, वो गेन हो गया। कोई मशीन थी हमारे बिजनेस के अंदर, वो मशीन हमारे काम में नहीं आ रही थी। अब चूँकि मशीन मैंने खरीदी माना 1 लाख रुपए की, डेप्रीशिएट
होते होते डेप्रिसिएट का कॉन्सेप्ट बता दूंगा, पर थोड़ा सा बस नए वर्ड्स को बस नोट कर लीजिए, आगे बताएंगे। डेप्रिसिएशन लग के बाद मशीन का मान लो 1 लाख की मशीन बुक्स में रहेगी 50,000, क्योंकि देखो ज़्यादा लेंगे एक्चुअल उसमें तो कैलकुलेशन में तो प्रॉब्लम रहेगी सब बताने में आपको। तो 50,000 रहेगी माना डेप्रिसिएशन, कितने साल की इसको छोड़ो बाद में बात करेंगे। तो अब 50,000 की मशीन की, और सपोज करो कि कोई ऐसा पर्सन आ गया जो बहुत नीडी था उस मशीन के लिए, आपके लिए मशीन कम काम की थी, आप उससे एडवांस मशीन लेके आए थे, माना AI मशीन में इनेबल वाली मशीन लेके आ गए आपके लिए, और आपने वो 50 की मशीन थी जो उसको बेचना है आपको, क्योंकि वो बंदा है उसको तो AI से मतलब नहीं, उसको तो एक मशीन चाहिए। अब आपने कहा 50 की मशीन है मेरी बुक्स में, अब मैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा में बिक जाए तो हर कोई चाहता है। तो उसने क्या किया, उसने लेके 50,000 रुपये की मशीन का प्राइस कोड किया उसको 60,000 कि भाई 60,000 का पेड करूँगा। बोला नहीं भाई 60 तो नहीं, मैं आपको इसका 30 दे दूँगा। ऐसे ही मोल भाव होता है भाई, सब्जी मंडी में जाके देखना मोल भाव कितना होता है। तो सॉरी, तो उसने कहा भाई 30 दूंगा। आप बोले नहीं भैया ऐसे नहीं होगा, आप देख लीजिए मशीन, आपको बाजार में ट्राई कर लीजिए, ये मशीन देखिए कितनी अच्छी वो है क्वालिटी। तो वो ये कि आपस में जो उनका हुआ लेन देन, अल्टीमेट उसने कहा मैं आपको सर 50 दूंगा, 50,000 दाम। आपने कहा नहीं भैया मैं नहीं देने वाला, मैं आपको 60 से कम नहीं दूंगा। आपकी बुक्स 50 की बुक थी ना आपके पास, आपने कहा यार थोड़ा सा फ़ायदा कमा लूँ, क्या बताइए। तो बोला यार मशीन तो काम की मेरे, उसने कहा मैं जो 60 में डन करते हैं। तो मैंने सर एग्जाम्पल में आपको बताया था सर बुक्स में मशीन सर 50 की रह गई या अगर 40 की, जो भी समझो, मतलब ये कि बुक्स की जो रेट है उस अमाउंट से ज़्यादा मिल गया। बुक्स में माना 50,000 बैलेंस था, आपको 50 की जगह 60,000 मिल गए, ठीक है, ये समझते। तो 10,000 रुपये का जो डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस क्या रहा, आपको गेन है, क्योंकि आपका रेगुलर काम मशीन बेचने में, अभी मैंने बताया था ना, जो रेगुलर काम हो वो वाला आपका तो इनकम में हो गया, और जो काम आपका कभी कभी हो रहा है वो क्या हो गया, वो हो गया गेन में। तो ये वाला जो लॉस बाई फायर था वो भी अचानक हुई थी, तो वो वाला एक वो हो गया लॉस। ऐसी गेन में क्या हुआ, जो हमारा लॉस था उस टाइम हमारा बुक हुआ था, यहाँ पे गेन में हमारा क्या रहा कि हमारा जो एक सडन टाइम पे हमने प्रॉफिट कमा लिया हमारा 10,000 रुपये का, है ना, मशीन बेचने पे, तो उसको बाद हमारा पैसे बुक हो गया, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। तो अब गेन और इनकम में आपको शायद डिफरेंस करना समझ में आ गया होगा। आप कहोगे मशीन की एंट्री पास कैसे करवाओ सर, वो तो पास एंट्री अपने करवाई नहीं, मशीन कैसे डेबिट कैसे क्या होगी, कर लेते हैं भैया, उसमें क्या है, जब इतना हो गया तो वो भी कर लेंगे। ये तो इनकम की एंट्री हो गई, मशीन की एंट्री पास कर लें, जगह थोड़ी सी जगह है, थोड़ी सी, एक मिनट में अपने जो नाम लिख दूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं अपने पास, जिससे आपके काम आए। रियल अकाउंट तो मुझे बैंक अकाउंट हो गया भाई, और ब्रांड हो गया आपका नॉमिनल, ठीक है, नॉमिनल ये स्टॉक रियल में था, मशीन इसमें था, ठीक है। अब मैं एक एंट्री यहाँ पे पास कर देते हैं, मशीन के गेन की एंट्री। देखो एक बात समझना, मैंने ना हमको गेन की एंट्री नहीं पास करनी, हम क्या करते हैं बुक्स में पहले एंट्री पास कर देते हैं जितने पैसे आए। आप कहोगे सर तो फिर मतलब गेन की एंट्री पास कैसे होगी, फिर गेन की एंट्री पास भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर देते हैं। स्पेस में यहाँ पे स्पेस देते हैं ऊपर थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, शायद सभी साथ नोट कर लिया मेरे हिसाब से। तो चलो मैं यहाँ पे इसको ऐसा कर देता हूँ, ठीक, इतनी स्पेस काफ़ी है हमारे लिए। चलिए हाँ जी, तो मैंने एंट्री अपने पास करनी है, हाँ, मशीन की। तो अब मशीन में हमारे पास से बात फिर आ गई कि हम पे क्या गया, मशीन गई तो मशीन क्या होगी, क्रेडिट। हमारे पास पैसा आया बैंक खाते डेबिट होगा। अब जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट है, तो जो प्रॉफिट है वो क्रेडिट होगा। रूल क्या है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो क्रेडिट क्या होगा हमारा, इनकम एंड गेन, तो जहाँ गेन है तो गेन क्रेडिट होगा। तो क्लियर हो गया, तो हमारा पैसे किस में आए, बैंक अकाउंट में, तो बैंक को डेबिट कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। हमने कहा था अभी 60,000,
ठीक है। अच्छा, टू मशीन की हमने जो है बॉक्स में वैल्यू थी वो लिख दिया। मशीन अकाउंट कितनी थी हमारी? 50,000। अब में प्रॉफिट हुआ है तो गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, हेड का नाम आप कुछ भी डाल सकते हैं आपके हिसाब से, जो आपको कन्वीनियंट लगे समझने के लिए मैंने ये डाल दिया, ठीक है ना। बी मशीन सोल्ड बाय इनवॉइस नंबर 15 मान लो, और डेट डाल दो आज की 23 नवंबर 25, है ना। तो हमारे भाई कॉन्सेप्ट जो 3 गोल्डन रूल्स हमारे अकाउंट्स के, 3 गोल्डन रूल्स से वो हमारे क्लियर हो गए मेरे हिसाब से। आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर डाउट रहता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने बता सकते हैं। अभी के लिए मैं टाइम हो गया है 12 बजे का, मेरे हिसाब से अब तक का कॉन्सेप्ट इतना ही काफ़ी है। अब नेक्स्ट संडे को करते हैं। आपके लिए धन्यवाद, आपने इसने मुझे बहुत धैर्यता से सुना और कुछ सीखने की कोशिश की। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट संडे।